नमस्कार, मैं हूं राहुल शिवंशी। आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ स्टेट न्यूज़ चैनल जन जन की आवाज़। आज हमारे साथ हमारे मेहमान हैं श्री राजकुमार कर्राहे जी, जो कि लांजी विधानसभा क्षेत्र से आते हैं और वर्तमान में आम आदमी पार्टी के ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं। इससे पूर्व मैं आपको बता दूं कि राजकुमार कर्राहे जी भारतीय जनता पार्टी में काफ़ी लंबे समय तक के कार्यकर्ता और उससे पूर्व अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से ही सदस्य रह चुके हैं। जब राजकुमार कर्राहे जी भारतीय जनता पार्टी में जिस समय थे, उस दौरान वह जिला पंचायत सदस्य व जनपद पंचायत के अध्यक्ष रह चुके हैं। लगभग पिछले 25 वर्षों से सक्रिय राजनीति में सक्रिय हैं और जब वह वर्तमान जिस समय भारतीय जनता पार्टी में थे, उस दौरान लगातार संगठन के विभिन्न पदों पर भी बने रहे। साथ ही 2008 यानी कि 2008 से लेके 18 तक के लगातार राजकुमार कर्राहे जी के समर्थकों द्वारा विधानसभा प्रत्याशी के रूप में पार्टी से टिकट की लगातार मांग उठती रही, किंतु पार्टी द्वारा जब लगातार मांग उठने के पश्चात टिकट नहीं मिली तो वह पार्टी से रिजाइन देके पार्टी को अलविदा कहे। कुछ समय के लिए सक्रिय राजनीति से कुछ ही महीनों के लिए दूर रहते हुए फिर उसके पश्चात विगत मार्च के महीने में आम आदमी पार्टी को उन्होंने ज्वाइन किया। आम आदमी पार्टी में जुड़ने के बाद से युवा व युवाओं के साथ साथ मातृशक्ति और कहें तो बुजुर्ग भी राजकुमार कर्राहे जी के जितने समर्थक थे, कहा जाए वह सभी आम आदमी पार्टी से जुड़ चुके हैं। और इस समय लांजी विधानसभा की यदि हम बात करें तो राजकुमार कर्राहे जी के आने के बाद लांजी विधानसभा क्षेत्र में आम आदमी पार्टी काफी सशक्त व मजबूत दिखाई पड़ रही है। हम चर्चा करेंगे आज कुछ राजकुमार कर्राहे जी का जो पुराना राजनीतिक करियर है पिछले 25 सालों से, उससे लेकर वर्तमान तक के लांजी विधानसभा की विकास और साथ ही क्या स्थिति है आम आदमी पार्टी की। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार। जैसा कि आपका पिछला लगभग 25 वर्ष आप सक्रिय राजनीति में बने हुए हैं, तो आपकी शुरुआत कहां से हुई और क्या क्या पड़ाव आपने राजनीति में देखे हैं? चूंकि मैंने राजनीति जो है छात्र राजनीति से प्रारंभ कर दिया था और 2011 में जगन्नाथ जायसवाल हायर सेकेंडरी स्कूल लांजी में वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव हुआ था। उस समय मैंने चुनाव लड़ा था, वो जीता था। फिर 1995 में प्रेसिडेंट का चुनाव हुआ और वो भी मैं भारी मतों से छात्रों के बीच में जीता था। फिर मैंने 96 में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ज्वाइन करके अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में काम किया। 98 के चुनाव आते तक के मैंने काम किया अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में। उसके बाद में मैं नगर के अंदर में नगर अध्यक्ष बना, लांजी नगर अध्यक्ष। और उसके बाद में फिर युवा मोर्चा 99 में युवा मोर्चे का मैं मंडल का अध्यक्ष बना, जो 2005 तक के रहा। और उसके बाद में 2005 में पार्टी ने मुझे यहाँ से वार्ड नंबर 9 से अधिकृत प्रत्याशी बनाया था जिला पंचायत सदस्य के रूप में। वो निर्वाचित होकर आया। फिर पार्टी के संगठन में मैंने भारतीय जनता पार्टी में ही मैंने युवा मोर्चा में काम किया और युवा मोर्चे के जिलाध्यक्ष के रूप में रहा। फिर 2010 का चुनाव मैंने जनपद सदस्य का लड़ा, जो बालाघाट जिले के अंदर में सबसे सर्वाधिक मतों से जीतने का रिकॉर्ड बनाया। और साथ में फिर अध्यक्ष के चुनाव में मैंने चुनाव लड़ा, तो यहाँ पे 24 जनपद के सदस्य हैं, उसमें से 19 वोट मुझे मिले थे और 5 वोट कांग्रेस के प्रत्याशी को मिले थे। तो जनपद अध्यक्ष के रूप में रहा और 2015 तक के सक्रिय राजनीति में बना रहा। और 2008 में मैंने टिकट मांगा था, 13 में टिकट मांगा था भाजपा से, 2018 में भी टिकट मांगा, किसान मोर्चा जिला अध्यक्ष के रूप में मैंने काम किया। लेकिन जब 2018 में पार्टी ने मुझे टिकट नहीं दिया तो मुझे ऐसा लगा कि एक ज़मीनी जो कार्यकर्ता है पार्टी उसे नहीं समझ पा रही है। और 10 नवंबर 2018 को मैंने भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा दे दिया और लगभग 4 साल तक के मैं सामाजिक और दूसरे राजनीतिक क्षेत्रों में काम करता रहा। और 4 मार्च 2023 को आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री आदरणीय डॉक्टर संदीप पाठक जी से मैंने सदस्यता ग्रहण किया और पार्टी ने मुझे जवाबदारी दिया है संयुक्त सचिव के रूप में। मैं जिले के अंदर में काम कर रहा हूँ और पूरे विधानसभा के अंदर में भी सभ्यता के साथ में हम काम कर रहे हैं। और निश्चित तौर से आने वाला जो समय है, मुझे ऐसा लगता है कि आम आदमी पार्टी का है, आम लोगों का है। और
जिस तरह से कांग्रेस और भाजपा से लोग त्रस्त हो चुके हैं, शासनकाल भाजपा का भी लोगों ने देखा है, कांग्रेस का भी देखा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि पहली प्राथमिकता के साथ में आम आदमी पार्टी को प्रदेश के अंदर में लोग पसंद करेंगे। क्या कहा जा सकता है कि वंशवाद के चलते लगातार पिछले 2008, 2008 से 18 तक के आपको टिकट ना मिलना, आपके समर्थकों के द्वारा लगातार मांग होने के बाद कहीं ना कहीं वंशवाद के चलते आपकी अनदेखी की गई? बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि 2006 में हमारे यहाँ पर स्वर्गीय दिलीप भट्टाचार्य जी थे, वो राजस्व मंत्री भी रहे, उससे पहले भी संसदीय सचिव थे, लगातार वो पार्टी के बड़े नेता रहे। उनके जाने के बाद में यहाँ पे हमने ही उनके मिसेस के लिए, अम्मा जी के लिए हमने टिकट मांगा था और उपचुनाव हुआ था। उस समय में उपचुनाव हारी थी भाजपा, चूँकि भाजपा की सरकार भी थी, उपचुनाव हारी थी। और उपचुनाव हारने के बाद में ये उम्मीद थी कि लगाया जा रहा था कि अब मुझे टिकट मिलेगी 2008 की, लेकिन एक कार्यकर्ता को टिकट ना देते हुए, जमीनी कार्यकर्ता को टिकट ना देते हुए पार्टी ने उनके बेटे को, जो 25 साल की उनकी उम्र थी, मुझसे लगभग 5-6 साल के छोटे हैं, रमेश भट्टाचार्य, उनको टिकट दिया पार्टी ने। उस समय भी हमने उनको स्वीकार किया और विधायक बना के यहाँ से भेजा, लेकिन 5 साल में ही जनता के बीच में जिस तरह से उनको काम करना था वो काम करके दिखाए नहीं, और लगातार वो बड़े वोटों के मार्जिन से हार रहे हैं। पिछली बार 2013 में 32,000 वोटों से लगभग हारे, और अभी 19,000 वोटों से 2018 का चुनाव हारे। फिर भाजपा ने भी मुझे हमेशा एक कार्यकर्ता के रूप में जो पद देना चाहिए था वो नहीं दिया, उन्हें हारने के बाद में भी लगातार जिला अध्यक्ष बना दिया। तो मुझे ऐसा लगने लगा था कि यहाँ हमारी आवश्यकता नहीं है, और फिर जहाँ कार्यकर्ता की अहमियत है, कार्यकर्ता वहाँ जाता है। इस कारण से मैंने आम आदमी पार्टी को चुनी। बिल्कुल, जिस टाइप से यदि देखा जाए तो आप पिछले 25 वर्षों से राजनीति में सक्रिय हैं। आप लांजी के विकास को यदि हम चर्चा करें तो किस नजरिए से देखते हैं? क्या विकास जो लांजी का होना चाहिए था वह हो पाया है, या क्या कहेंगे आप इस संदर्भ में? देखिए, बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं राज्य सरकार की और केंद्र सरकार की जो पंचायतों के अंदर आती है, और जो पूर्व विधायक रहे हैं या वर्तमान विधायक हैं वो राज्य सरकार और केंद्र सरकार की पूरी योजनाओं को नीचे तक के, जो जमीनी तक के उतारना चाहिए, उतार नहीं पाए हैं। चूँकि बड़े मुद्दे यहाँ पर रहे हैं, एक तो पलायन बहुत बड़ा मुद्दा रहा है। हम मध्य प्रदेश के अंतिम छोर में रहते हैं, यहाँ से 25 किलोमीटर बाद में महाराष्ट्र लग जाता है, और लगभग 25 किलोमीटर के बाद में छत्तीसगढ़ लग जाता है। हम दोनों प्रदेशों का हमने विकास देखा है, तो हमको काफ़ी छलावा सा लगता है इस क्षेत्र के अंदर में कि हमारे जो जनप्रतिनिधि निर्वाचित होकर जा रहे हैं, जो काम हैं, बड़े काम हैं, वो खींचकर वो ला नहीं पा रहे हैं प्रदेश से। बिल्कुल, जैसे यदि कहे तो कि किसी एक क्षेत्र के विकास के लिए रोजगार, युवाओं को रोजगार बहुत अधिक महत्व रखता है, और यहाँ पे पलायन की स्थिति काफी ज्यादा है। कहाँ तक कि यहाँ की जो युवा हैं वो किन किन क्षेत्रों में पलायन कर पहुँच रहे हैं? देखिए, ज़्यादातर लोग तो मजदूरी करने के लिए हमारे यहाँ पर दक्षिण भारत और पूरे देश के अंदर में चले जाते हैं। बहुत बड़ी संख्या हमारे यहाँ पर हैदराबाद, बेंगलोर, विजयवाड़ा, तमिलनाडु के और भी दूसरे शहर हैं, वहाँ पे आंध्र प्रदेश के शहर है, वहाँ पे चेन्नई तक लोग जा रहे हैं काम करने के लिए, बॉम्बे चले जाते हैं, या दिल्ली तक लोग जा रहे हैं, पुणे जा रहे हैं काम करने के लिए। तो रोजगार की तलाश में लोग यहाँ से निकल जाते हैं। पहले जंगल में कटाइयाँ होती थी, लकड़ी की कटाई होती थी, बाँस की कटाई होती थी, लेकिन वो भी अब बहुत कम हो रही है। तो बोनस मिल जाया करता था, तो हमारे आदिवासी भाई यहाँ पे रुक जाया करते थे, और अपने ही घर में रहकर उनको रोजी मिल जाया करती थी, रोजगार मिल जाया करता था। लेकिन अब वो भी चीज़ें कम हो चुकी है, तो रोजगार की कमी की वजह से यहाँ से निकलते हैं। तो बड़े संसाधन की यहाँ पे आवश्यकता है। पहले विधायक जो भी रहे हैं उन्होंने भी कभी कभी शुगर फैक्ट्री की बात करते हैं, कभी कुछ और बात करते हैं, लेकिन वो सब चीज़ें नहीं हो पाई है। हमारे यहाँ पर चूँकि 65% सिंचित एरिया है, उसके बाद भी यहाँ पर ईस्टर्न बांध परियोजना जैसी चीज़ बड़ी एक प्रोजेक्ट था यहाँ पे, जो 2-3 स्टेटों से, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश मिलकर अगर बनाना चाहें तो बना सकते हैं, और सिंचाई के माध्यम से महाकौशल और विदर्भ तक यहाँ का पानी जा सकता है और यहाँ के लोगों को भी लाभ मिल सकता है। उस क्षेत्र में किसी ने काम नहीं किया है। दूसरा ये है कि रेलवे से कहीं ना कहीं इस क्षेत्र को जोड़ना चाहिए, ताकि आवागमन के साधन अच्छे होंगे तो निश्चित तौर से क्षेत्र का विकास हो सकता है। अभी एक सेंट्रल गवर्नमेंट से ही नेशनल हाईवे सड़क निकलने की बात हो रही है, तो उसमें भी भ्रमित है। सांसद जी कहते हैं कि आमगांव से रोड निकल जाएगी रजेगांव होते हुए नेशनल हाईवे सड़क, जो लांजी नहीं आएगी। विधायक कहती हैं कि नहीं, लांजी से आएगी। तो अभी भी जो असमंजस की स्थिति है उसको क्लियर करना चाहिए और कोशिश करना चाहिए यहाँ के जनप्रतिनिधियों को कि वो जो नेशनल हाईवे सड़क है
तो लांजी होते हुए आमगांव ना होते हुए लांजी होते हुए सीधे रायपुर को जोड़े, तो उससे भी एक विकास के रास्ते, नए रास्ते खुलते हैं। तो उन क्षेत्रों में काम न करते हुए छोटे छोटे जो विधायक और पंचायतों में आने वाले जो बजट है उन्हीं का वो भूमि पूजन कर रहे हैं, और उससे ज़्यादा कोई ज़्यादा विकास नहीं हो पाया क्षेत्र का। बिल्कुल, यदि कहें और देखा जाए तो क्या लगता है और कितनी संभावनाएं लांजी के विकास में और आपको नजर आती हैं? देखिए, चूंकि लांजी बहुत रूप से हम कह सकते हैं कि बालाघाट जिले के अंदर में धान उत्पादन क्षेत्र है, और यहाँ का किसान सर्वाधिक खरीफ का फसल तो धान की कर लेता ही लेता है, लेकिन साथ में रबी की जो फसल है वो भी बड़ी संख्या में यहाँ का किसान लगाता है। तो चूंकि सरकार को चाहिए कि रबी की फसल जो है वो समर्थन मूल्य में ले। महाराष्ट्र के अंदर में समर्थन मूल्य में रबी की फसल बिक रही है, लेकिन मध्य प्रदेश की सरकार रबी की फसल को नहीं ले रही है। तो जितना खर्चा आता है 700-800 रुपये प्रति कुंटल किसान का खर्च होता है, लगभग 1000 रुपये के ऊपर खर्च हो जाता है, और 1200-1300 रुपये उसको रेट मिलता है। तो बहुत ज़्यादा कमाई नहीं कर पाता है वो, तो अपनी मेहनत जो करता है वही कमाई उसको बच पाती है किसान को, तो उसी से भी छलावा महसूस कर रहा है। महाराष्ट्र के अंदर में बोनस मिल रहा है, छत्तीसगढ़ के अंदर में भी बोनस मिल रहा है, तो लगभग 2500 रुपये कुंटल से ऊपर छत्तीसगढ़ के अंदर मिल रहा है, लेकिन मध्य प्रदेश में वो चीज़ नहीं है। तो किसानों में भी काफ़ी आक्रोश है सरकार के प्रति कि भाई वो जो चीज़ है, धान का जो रेट मिलना चाहिए, खरीफ के साथ साथ में रबी की फसलों को भी खरीदना चाहिए, वो चीज़ नहीं हो पा रही है। और समर्थन मूल्य जो है 1800 से ऊपर है लगभग। हम चाहते हैं सरकार जब हमारी आएगी तो हम राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी से निवेदन करेंगे कि 2650 रुपये का रेट वो समर्थन मूल्य दे। आपके आम आदमी पार्टी को ज्वाइन कर रहे हुए लगभग 2 महीने हो चुके हैं, 2 महीने पूर्ण होने वाले हैं। क्या स्थिति है लांजी क्षेत्र में आपके आने के बाद, और कितनी सशक्त हुई है पार्टी, और क्या भविष्य है आम आदमी पार्टी का इस लांजी विधानसभा में? चूँकि यहाँ पर कांग्रेस और भाजपा ही मुख्य दल के रूप में पहले से काम करती रही है, और उन्हीं की जनप्रतिनिधि ज़्यादातर चुनाव जीत के आए हैं, लेकिन लांजी एक ऐसी विधानसभा क्षेत्र है जो चौंकाने वाले प्रभाव देती है। आज़ादी के बाद से ही 62 में भी यहाँ पर पीपीपी जो पार्टी थी उसके प्रतिनिधि निर्वाचित होके गए थे, बीच में फिर निर्दलीय प्रत्याशी जीत कर गए, और 89 में भी निर्दलीय प्रत्याशी यहाँ से जीत कर गए, और 2006 में भी यहाँ से समाजवादी पार्टी से निर्वाचित हुए। तो दोनों पार्टी के अलावा भी जब जनता का आक्रोश जब पैदा होता है तो यहाँ पे प्रतिनिधि जीत के जाते हैं। और मैं समझता हूँ कि जिस तरह से माननीय अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में पूरे मध्य प्रदेश के अंदर में संगठन जिस तरह से मजबूत हो रहा है और लगातार उनके दौरे चल रहे हैं, कार्यक्रम बन रहे हैं, उसी तरह से मेरे आने के बाद में मैं समझता हूँ कि यहाँ पर युवाओं में भी एक जोश आया है, और युवा वर्ग भी बड़ी तेज़ी के साथ में आम आदमी पार्टी के संगठन से जुड़ रहा है। संगठन का हमारा काम चल रहा है, जिले से क्षेत्र से हम लोग सर्किल स्तर पर और ग्राम स्तर पर हम अपना संगठन बना रहे हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि पूरे मध्य प्रदेश के अंदर में पहला विकल्प जो है वो आम आदमी पार्टी है, और लांजी के अंदर में भी पहला विकल्प आम आदमी पार्टी बनेगी, और निश्चित तौर से अगर पार्टी मुझ पर विश्वास जताएगी तो यहाँ से हम वो सीट निकाल कर देंगे। राजकुमार कर्राहे जी, जो कि पिछले 25 वर्षों से लगातार सक्रिय राजनीति में बने रहे, इतने लंबे समय तक की सक्रिय राजनीति में बने रहना व समर्थकों द्वारा 2008 से 18 तक के लगातार टिकट की मांग एक राष्ट्रीय पार्टी के द्वारा से करना अपने आप में यह बताता है कि क्या स्थिति है उनकी क्षेत्र में, पूरे विधानसभा क्षेत्र में जो राजकुमार कर्राहे जी है उनकी स्थिति मजबूत है। यह सिर्फ 3 बार टिकट की लगातार मांग ही बताती है राजकुमार कर्राहे जी, किंतु बार बार बीजेपी से अनदेखी होने के बाद वंशवाद का सामना करने के पश्चात आम आदमी पार्टी का दामन थामा, और वर्तमान में राजकुमार कर्राहे जो कि आम आदमी पार्टी में जॉइंट सेक्रेटरी के रूप में हैं, आने के बाद जिस प्रकार से युवा ही नहीं बुजुर्ग मातृशक्ति सभी कोई जितने उनके समर्थक थे उनसे कहीं और ज़्यादा पार्टी से जुड़ रहे हैं और पार्टी एक सशक्त स्थिति में पहुंच रही है। शायद आने वाले विधानसभा में यदि राजकुमार कर्राहे को यदि टिकट मिलती है लांजी विधानसभा से,
तो जैसे कि अभी पहले से ही लांजी विधानसभा कई चौंकाने वाले परिणाम पहले भी दे चुके हैं, शायद इस बार कोई नया राष्ट्रीय पार्टी बीजेपी और कांग्रेस के अलावा कोई नया प्रत्याशी के रूप में राजकुमार कर्राहे विधायक के रूप में देखे जा सकेंगे।